मैं तो कहूंगा यदि आप बहुत ही गंभीर विद्यार्थी हो, यदि आप वाकई में इस एग्जाम को पहले ही अटेम्प्ट में बहुत अच्छी रैंक के साथ निकालना चाहते हो, सबसे बड़ी एक्टिव स्टडी का तरीका तो ये हो, जब हम सोने लगें तो ये मन ही मन में कम से कम 10-15 मिनट में रिकॉल करें कि आज के पूरे दिन में हमने क्या क्या पढ़ा है। सुबह से लेकर शाम तक का हम अपना पूरा जो दिन है वो आंखें बंद करके लेटने के बाद सोने से जस्ट पहले उसको देखें कि क्या क्या पढ़ा, क्या क्या उसमें था, उसके बाद ये था, उसके बाद ये था। जो याद नहीं है कोई बात नहीं, छोड़ो, सुबह देखेंगे। लेकिन कम से कम ये 10-15 मिनट तक दिमाग में चले तो आपको रात को आपका दिमाग उन सब चीजों को प्रोसेसिंग करता रहेगा। हम हमेशा बचपन से सुनते आते हैं कि भाई हमें वही सपने आते हैं जो कि हम दिन भर में सोचते हैं। तो क्यों ना दिन भर में आप पढ़ाई का सोच लो, और दिन भर में सोचा कि नहीं सोचा, पर रात को सोने से 10-15 मिनट पहले आप जो सोचते हो वो आपके रात भर उस चीज की प्रोसेसिंग चलती है, इस बात की संभावना सबसे ज्यादा है। इसलिए एक्टिव स्टडी का सबसे अच्छा पार्ट तो ये हो सकता है, जैसे मैं आपके अपनी तैयारी का बताता हूँ। मैं अपनी तैयारी के दौरान लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता था, तो एक्टिव स्टडी होती थी। लेकिन दो मुझे ऐसे दिन भर की घटनाएं हैं जो मुझे याद है, जो मेरे एक्टिव स्टडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता था। वो पहला था लाइब सबसे पहला था लाइब्रेरी से अपन आते हैं घर पर, दोपहर में मान लो खाना खाने आए हैं, तो उस दौरान जो है ना लाइब्रेरी से घर आने का हमारा सफर था जो लगभग 7-8 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस का टाइम लगता था। उस 7-8 मिनट में मैं मोबाइल चलाते हुए नहीं आता था। अब भले ही मैं मोबाइल ज्यादा चलाता हूँ, लेकिन उस समय में 7-8 मिनट मुझे अच्छे से याद है कि वो जो 7-8 मिनट है उस दौरान मैं ये सोचता हुआ आता था कि क्या क्या पढ़ा, वो मन ही मन दोहराता हुआ आता था। खाना खाया, खाना खाने के बाद वापस लाइब्रेरी जा रहे हैं, तो उन 7-8 मिनट 15 मिनट का अच्छा यूटिलाइज करते थे। कोई कहने को कह सकता है 15 मिनट का ऐसा क्या बखान कर रहे हो, 15 मिनट लेट सो जाते, 15 मिनट ज्यादा पढ़ लेते। मैं कह रहा हूँ 15 मिनट पढ़ा, 15 वो इंपॉर्टेंट नहीं है, 15 मिनट मैंने सिर्फ एक्टिव रिकॉलिंग की, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से शाम को 5-7 बजे के आसपास में घूमने गए, आधा घंटा घूमने जाता, अकेला, अकेले गए। इवन बकायदा मुझे याद है कि जैसे 2 से 5 बजे के बीच में पढ़े, तो एक पेपर पर कोई बिल्कुल हेडिंग हेडिंग उसके अंदर लिख ली, और जब शाम को घूमने जाते तो उसको मन ही मन रिकॉल करते हुए जाते। बीच में कुछ भूल गए, वो पन्ना निकाला, हेडिंग देखी, अच्छा हाँ ये भी तो पढ़ा था, फिर मन ही मन उसको भी देख लिया। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, एक्टिव रिकॉलिंग। और ये मैं आपको तैयारी के बिल्कुल शुरुआत में बता रहा हूं, यही सब बातें मैं आपको 1-2 महीने बाद फिर बताऊंगा। और आप अब भी संभल जाओ, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इन सब चीजों को हैबिट में ले आओ, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। हालांकि मैं तो उस समय में भी कहूंगा कि अब भी संभल जाओ, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर सबसे बढ़िया टाइम है आज। आज से ये सब चीजें करनी शुरू करो। हम देखो किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो उसमें हमें मजा आने लग जाता है। आपको इस तैयारी के अंदर ऐसा ही इन्वॉल्व हो जाना चाहिए बस। छोटा सा काम बताता हूँ कि एक फार्मर रजिस्ट्री होती है, उसको ना एक अप्रूवल देनी होती है, मोबाइल से अप्रूवल दी जाती है। एज ए तहसीलदार आपको वो काम करना होता है, तो फार्मर रजिस्ट्री की अप्रूवल देनी होती है। तो काफ़ी सारी पेंडिंग हो गई थी बीच में, क्या खाटू श्याम जी का मेला, जीन माता का मेला, सीएम साहब की विजिट, ऐसे बहुत सारे काम हो गए थे, तो मैं तहसील में वो काम कर नहीं पाया था। और वो काम उतना इंटरेस्टिंग भी नहीं है, क्योंकि उसमें पटवारी और गिरदावर रिपोर्ट दे चुका है, आपको सिर्फ जो उसको कंप्लीट करना होता है, उसको केवल अप्रूवल देना होता है। ऐसा कुछ खास आपके दिमाग लगाने जैसा काम नहीं, एक तरीके से मैनुअल है कि बस ठीक है अप्रूवल देते जाओ देते जाओ देते जाओ। तो वो मेरी अप्रूवल पेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गई थी, 4-5 हज़ार अप्रूवल जो देने थे। सीएम साहब की विजिट थी, ऊपर से आदेश आया कि इसको जल्दी निपटाना है, सीएम साहब आएंगे तो पूछेंगे। तो मेरे मन में वो हो गया कि यार अब ना इसको मुझे पूरा करना है। तो मैं रात को 12 बजे बैठा, 3-4 बजे तक वो टारगेट बन गया दिमाग में। थोड़ी देर बाद में वो टारगेट बना लिया कि अगले 10 मिनट में मैं देखता हूँ कितनी पूरी करता हूँ, तो अगले 10 मिनट में मुझे इतनी करनी है। फिर दिमाग में आया कि नहीं यार 10 मिनट में 100 हुई थी, इस यानी कि 1 मिनट की 10, अगली बार 12 करूंगा, यानी कि 10 मिनट में 120 करूंगा। इस तरीके से आपको उस काम में इन्वॉल्व इतने हो जाते हो कि मजा आने लग जाता है। एक जो बिल्कुल बोरिंग काम था वो भी आपको बढ़िया लगने लग गया, उसमें भी आपने अपने टारगेट बना लिए। तो बस यही काम यदि आपने अपनी तैयारी के अंदर कर लिया कि आपको 15 मिनट में मिले, तो आप यदि ये सोचने लग जाओ कि इस 15 मिनट को मैं कैसे यूटिलाइज कर लूँ, इसमें अपने मार्क्स में कैसे थोड़े से और बढ़ा लूँ, दूसरों से थोड़ा सा और कैसे अलग कर लूँ, बस ये एटीट्यूड हमारा इस तैयारी को लेकर आ गया, तो हमें सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता।
एक्चुअल में हमारा एटीट्यूड क्या होता है? एक्चुअल में एटीट्यूड होता है क्लास में पढ़ाया, पढ़ लिया, ठीक है, पेपर दिया, दे लिया, उसके बाद में आंसर की देखी, देख ली, उससे कुछ सीखा तो सीख लिया, नहीं सीखा तो नहीं सीखा। मतलब वो वाला होता है कि कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया, वो वाला एटीट्यूड होता है। इस वाले एटीट्यूड से आप, हो सकता है कि भाई सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाओ, लेकिन एक संतुष्टि वाला भाव कभी आ नहीं पाएगा आपको। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ये काम जो अच्छे से करो, ताकि आप चीजों में संतुष्टि आए आपको। और ये सारी बात अपनी शुरुआत किससे हुई थी? एक्टिव रिकॉलिंग से। ये एक्टिव रिकॉलिंग का पार्ट है पूरा। एक्टिव रिकॉलिंग का मतलब होता है कि चीजों को ना सिर्फ पढ़ना, बल्कि उसको अच्छे से याद करना, उसको दिमाग में बिठा लेना। इवन आपसे कोई 1 महीने बाद, 2 महीने बाद भी पूछे तो आपको अधिकतर चीजें याद हो उसकी, उस तरीके से दिमाग में बिठा लेना। तो वो काम आपको करना है, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, वो है इग्नोरिंग द सिलेबस। सिलेबस को इग्नोर करना, किस चीज का कितना वेटेज है, किस चीज का वेटेज कम है, किसका ज्यादा है, उस चीज को इग्नोर करना। हालांकि हो सकता है आरपीएससी कभी भी अपना ट्रेंड बदल ले, कभी भी जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कर दे, लेकिन फिर भी हमें एक अपनी तैयारी करते समय में कुछ बातों का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। अगर यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहां पर तो हमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना, उस तरीके की, उस लेवल की तैयारी करनी है। जैसे आरएस प्री के अंदर जनरल साइंस से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो मैं वहां पर ये कह देता हूँ स्टूडेंट को, फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ दो यार, मत पढ़ो। लेकिन पीएसआई के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टैक्स से भी ज्यादा, तो हम सिलेबस को इग्नोर नहीं कर सकते। सिलेबस में क्या लिखा हुआ है उसके एक एक पॉइंट को हमें तैयार करना पड़ेगा। तो इग्नोरिंग द सिलेबस जो है वो एक मेजर प्रॉब्लम रहती है। उसके बाद फोकसिंग ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स। आज आप में से कोई यदि मुझसे पूछता है कि सर कौन से सब्जेक्ट्स पर ध्यान दे, वो मेरे सामने हो तो उसके थप्पड़ लग जाए एक। आज कैसे पूछ रहे हो कौन से सब्जेक्ट्स पर ध्यान दे? आज तो ये है कि पूरा सिलेबस है, पूरा सिलेबस पढ़ना है। कौन से सब्जेक्ट्स पर ध्यान दे ये काम होता है लास्ट के 1 महीने का। तो सर अब तो रह गया, अब तो आप बता दो कौन से पर ध्यान दे, कौन से टॉपिक पढ़े। बचपन में नहीं होता था सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के निशान लगा दो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के निशान तो लास्ट में लगते हैं। पहले दिन आके कोई पूछता है कि सर कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े, अरे सारे पढ़ने हैं। सिलेबस में यदि ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसमें कि 2 क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब आज मुझे यदि आरएस प्री वालों को गाइड करना हो तो मैं कहूंगा फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ना है, भले ही एक एक ही क्वेश्चन आता है। हाँ, नोटिफिकेशन आ चुका है, टाइम कम है, तब मैं कहूंगा कि भाई ये सब्जेक्ट पढ़ लो, ये छोड़ दो, इसमें से ये टॉपिक अच्छे से कर लो। आज तो सारे ही पढ़ने हैं, कोई नहीं छोड़ना। आपके पास टाइम होते हुए भी यदि आप ये पूछ रहे हो कि कौन सा सब्जेक्ट हम छोड़ दें, तो बहुत बड़ी मूर्खता है। बहुत सारे लोग कहेंगे सर मैथ्स नहीं आती, मैथ्स आती है तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती है। ऐसा नहीं है भाई, उसको सीखा जा सकता है। ऐसे कोई बड़ी रॉकेट साइंस है क्या वो? कम से कम जो है उसमें से ऐसे टॉपिक जो बहुत आसान है, कम से कम वो तो ठीक किए जा सकते हैं। उसको पूरे तरीके से छोड़ ही देना, हार ही मान लेना कि नहीं नहीं मैथ्स तो होगा ही नहीं। एक काम करना, जब आप पेपर अटेम्प्ट करने लगो तो मैथ्स के क्वेश्चन सबसे लास्ट में कर लेना। 97 क्वेश्चन बाकी सारे अटेम्प्ट कर लेना, लास्ट के 3 क्वेश्चन मैथ के अटेम्प्ट कर लेना। लेकिन अटेम्प्ट तो करोगे उसे, आज से ही छोड़ने के बारे में सोच लोगे क्या? तो कोई भी सब्जेक्ट छोड़ने का प्लान नहीं करना है। अभी आपके पास में टाइम है। यदि आप ये एक एक क्वेश्चन मिलके ही तो आपकी ओवरऑल स्कोर बढ़ता है। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, अपन हमेशा से सुनते आते हैं। हालांकि आप कहो कि सर हमारी परंपराएं अलग है, हमारा घड़े से काम नहीं चलता, हमें चाहिए पूरा समुद्र। घड़े से हमारा क्या होगा? ये पैसों के बारे में आता है। पैसों के बारे में भारत में कहा जाता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप इस कहावत को ठुकरा देना, कह देना घड़ा भरना होगा किसी और को, हमें भरना है समुद्र। नदियां भरनी, नदियां वो बचत से नहीं भरी जाएंगी, वो पैसा बचा बचा के नहीं भरी जाएंगी, वो भरी जाएंगी कमा कमा के, वो भरी जाएंगी क्रिएटिविटी से, वो भरी जाएंगी ज़्यादा मेहनत से। पैसा बचाने पर इतना एनर्जी टाइम लगाएं, उससे ज़्यादा अच्छा है कि पैसा कमाने में एनर्जी और टाइम लगाया जाए।